बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी जा रही होगी। एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर फिजिक्स लेसन विद योर फेवरेट फिजिक्स टीचर उस्मान बिन असलम। टुडे हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। 9702 ए लेवल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट्स। ये हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 10 बनता है। तो आज हम देख रहे हैं किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ एक साइंटिस्ट था, ऑफ कोर्स। इट्स नॉर्मली कॉल्ड किरकॉफ्स, बट हम पाकिस्तानी हैं तो हम किरचॉफ ही बोलते हैं, क्योंकि ये हमें हमारी इंट्यूशन है कि सी एच है तो ये च की आवाज निकलनी चाहिए। एनीवे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो जो पहला लॉ है ना, दैट किट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स कॉल्ड द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इट इज in relevance with the law of conservation of charge। किरचॉफ्स करंट लॉ में बताता है कि जितना चार्ज या करंट किसी जंक्शन की तरफ फ्लो करता है, उतना ही चार्ज या करंट उस जंक्शन से अवे भी फ्लो करना चाहिए। दैट इज ऑफ कोर्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है, मास कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसी तरह चार्ज भी कंजर्व रहना चाहिए। यहाँ पर जंक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जी, जंक्शन। What exactly is a junction? नीचे एक डायग्राम बनाई है। जंक्शन एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां पर दो से ज्यादा तारें मीट करती हैं। ओके, अब इसमें करंट की डायरेक्शंस मैंने इंडिकेट करके दिखाई हुई हैं। I1, I2, I3, I4 एंड I3। अब इनमें से आप आइडेंटिफाई करें कि कितने करंट्स जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। एक है I1, दूसरा है I2, और तीसरा है I3, और चौथा करंट I4 नीड्स टू फ्लो अवे फ्रॉम द जंक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे करंट्स जंक्शन की तरफ जा रहे हों, बिकॉज करंट्स को कहीं से कोई ना कोई एस्केप भी चाहिए। ओके, जैसे मिसाल के तौर पे एक पानी का पाइप है। अगर आप उसमें एक तरफ से पानी एंटर करते हैं तो दूसरे एंड से पानी का बाहर निकलना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी उसके अंदर एंटर तो करे लेकिन एग्जिट ना करे। देयर ऑलवेज हैज टू बी अ सिंक। सिंक मतलब जहां से चीजें बाहर निकलती हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जितना भी करंट जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, किसी ना किसी रास्ते में उतना ही करंट अवे भी जाना चाहिए। इसीलिए जो करंट जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है जी, मैंने उन सबको इक्वेशन की एक साइड पे ऐड किया है, देखिएगा। I1, I2 and I3 they are all being added on the left hand side, and I4 जो कि इकलौता ऐसा करंट था जो जंक्शन से अवे फ्लो करता था, तो I4 को मैंने इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखा है। I4 में इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी ले जा सकता हूँ, बट देन I4 विल बिकम नेगेटिव। राइट साइड पे सिर्फ जीरो रह जाएगा। तो वो करंट्स जो जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहे हैं, I1, I2 एंड I3, उनको हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। जो करंट जंक्शन से अवे फ्लो हो रहा है उसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया। ऐसे भी हम इसको परसीव कर सकते हैं। अब जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी हो तो ऐड ही रही है ना I3, I2, I1 के साथ। तो बिकॉज ऑफ दिस एडिशन मैंने यहाँ अगले स्टेप में ना एक समेशन का साइन इस्तेमाल किया, सिग्मा। सिग्मा इंडिकेट करता है कि सारे करंट्स ऐड ही हो रहे हैं। उनमें से जंक्शन की तरफ वाले करंट्स को पॉजिटिव ले लें, जंक्शन से अवे वाले करंट्स को नेगेटिव ले लें। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है जी। लेट्स सी, मेरे पास एक सर्किट बना हुआ था। ओके, हमसे कहते हैं A1, A2 और A3 फाइंड आउट करें। ये एमीटर की लेबल्स हैं। पीछे से अगर 0.175 एम्पेयर करंट आ रहा है, वो A1 वाले एमीटर में से गुजरता ही है। पीछे से कहीं कोई और जंक्शन नहीं है जिसमें करंट एस्केप कर सके या जहां से करंट एड अप हो सके। इसीलिए A1 में से गुजरने के बाद A1 में उतना ही करंट एंटर होगा जितना कि उसमें से पीछे से आ रहा है। तो A1 की रीडिंग कम्स आउट टू बी 0.175, क्योंकि जितना करंट पीछे से आ रहा है उस सारे करंट ने A1 में से गुजरना ही है लाजमी। फिर हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये वाला एमीटर है जिसके ऊपर मैंने तीन टिक्स लगाए हैं, इसमें 75 मिली एम्पेयर करंट गया। अब आप देखें, ये जो जंक्शन जिसको मैं यहाँ पर ए कह रहा हूँ, इस जंक्शन पे पहुंच के करंट ने दो रास्ते इख्तियार करने हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो अगर पीछे से 0.175 एम्पेयर आ रहा है और नीचे 75 मिली एम्पेयर चला गया है, तो 0.175 में से 75 सब्ट्रैक्ट करें तो उतना ही करंट ऊपर वाली ब्रांच में ट्रेवल करेगा। So you see, ये जो 0.175 एम्पेयर करंट था, दिस वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस जंक्शन ए। और फिर उसके बाद देयर वर टू करंट्स दैट वर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन।
तो जो दो करंट्स इस जंक्शन ए से दूर जा रहे हैं, एक ऊपर वाली ब्रांच में एक नीचे वाली ब्रांच में, दोनों एड अप होके उस पीछे से आने वाले करंट के बराबर होना चाहिए। दैट्स द किरचॉफ्स करंट लॉ। इस तरह के क्वेश्चन आप ओ लेवल में भी देख चुके हैं। 75 मिली एम्पेयर अगर नीचे वाले एमीटर में जा रहे हैं तो ऊपर 0.175 में से 75 मिली एम्पेयर माइनस करें तो रिमेनिंग होता है 100 मिली एम्पेयर। दिस टेल्स अस A3 में 100 मिली एम्पेयर ट्रेवल करेगा। फिर यहाँ पर एक और जंक्शन नजर आ रहा है जिसको मैं बी से इंडिकेट कर रहा हूँ, बी से। अब बी भी एक जगह है क्योंकि यहाँ पर भी तारे मीट कर रहे हैं। थोड़ा सा करंट नीचे जाएगा, थोड़ा सा करंट आगे जाएगा। जो करंट ये ऊपर वाली ब्रांच में ट्रैवल कर रहा है, इसके इसके अमाउंट तो हमें पता है 25 मिली एम्पेयर। इसका मतलब है 75 जो बी की तरफ ट्रैवल करता हुआ आया है उसमें से 25 मिली एम्पेयर ऊपर जाएगा तो नीचे कितना जाएगा? ऑफ कोर्स 75 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास नीचे वाली ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट नजर आ जाएगा। दैट्स हाउ यू ऑफन राइट डाउन दीज कैलकुलेशंस। कभी कभी इक्वेशंस लिखने को भी आती हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है। कहते हैं I1 फ्लो होता हुआ आता है यहाँ पर, दिस इज द I2 एंड दिस इज द I3। आपसे कहते हैं कि किरचॉफ के करंट लॉ की इक्वेशन लिख के दिखाइए। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो दैट्स वेरी सिंपल। ये है वो जंक्शन, दैट्स द जंक्शन ए। कितना करंट टुवर्ड्स फ्लो कर रहा है उसको इक्वेशन की एक साइड पे लिखें, कितना करंट अवे फ्लो हो रहा है उसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिख दें, एंड दैट्स इट। दैट्स द इक्वेशन दैट यू नीड टू राइट फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। ऑलराइट। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की। ये भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान सा लॉ है। इट सेज, first of all, Kirchhoff voltage या second law is in accordance with the law of conservation of energy. That means इस law के अंदर हम energy की बात करते हैं, energy या energy per unit charge, which is basically called volts. Okay, it simply says एक closed loop के अंदर जितना हमने EMF प्रोवाइड किया है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी कंज्यूम होना चाहिए। जितना ईएमएफ प्रोवाइड किया है एक क्लोज लूप के अंदर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी कंज्यूम होना चाहिए। दैट्स द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। अगर एक बैटरी का है जिसका ईएमएफ है ई, यहाँ से एक करंट फ्लो होता हुआ आता है, वो इस पहले रेजिस्टर में से भी गुजरता है, दूसरे में से भी गुजरता है, तीसरे में से भी गुजरता है, एंड देन इट गोज बैक टू द बैटरी। अब आप इसको एक लूप कंसिडर करें जो कि क्लोज्ड है। इसमें जितना ईएमएफ पीछे से आ रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बाकी हर कंपोनेंट में कंज्यूम होना है। तो R1 में कंज्यूम होने वाले वोल्टेज को हम V1 कहते हैं, R2 में कंज्यूम होने वाले वोल्टेज को V2, R3 में कंज्यूम होने वाले वोल्टेज को V3। सो दिस इज वेरी इंट्यूटिव। हमने ओ लेवल में भी ये देखा हुआ है कि जितना पीछे से ईएमएफ आएगा V1, V2 और V3 तीनों एड अप हो के उसके बराबर होंगे। So when you write that down as an equation, E equals to V1 plus V2 plus V3, that is your equation for the Kirchhoff's voltage law. अब आप ओहम्स लॉ रिकॉल करके V इक्वल टू आई आर याद करें। V1 की जगह पर आप आई आर सब्स्टिट्यूट कर दें। लेकिन चूंकि करंट सब में सेम है इसलिए मैंने करंट के साथ यहाँ I1, I2, I3 नहीं लिखा था। ओके, करंट इज सेम फॉर ऑल द रेजिस्टर्स, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाती है, इसलिए करंट्स के साथ R1, R2, R3 लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ जस्ट R, बिकॉज रेजिस्टर्स कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, बट इफ दे आर अटैच्ड इन अ सिंगल क्लोज्ड लूप तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की अमाउंट चेंज नहीं होती, अनलेस कहीं और से कोई और लूप इंक्लूड की जा रही हो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई अटैच अ बैटरी लाइक दिस, तो फिर R2 में टोटल करंट जितना करंट नहीं फ्लो करेगा, फिर करंट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। ओके, एक नोट की सूरत में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है जी। एक रेजिस्टर में करंट जहां से मर्जी आ रहा हो, लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा हो या राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टर्स हमेशा वोल्टेज को कंज्यूम ही करते हैं, कभी भी वोल्टेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर मैं बैटरी ऐसे करके अटैच कर दूं या फिर बैटरी को उल्टा करके अटैच कर दूं कुछ इस तरीके से,
रेजिस्टर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके अंदर करंट लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है या राइट से लेफ्ट फ्लो कर रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम इसकी एक इक्वेशन लिख के देखते हैं जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। ऑलराइट, सो हियर इज एन इक्वेशन, हियर इज अ सर्किट बेसिकली। इसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास ना सबसे पहले दो बैटरीज नजर आ रही हैं, एक E1 और एक E2, E1 एंड E2। लेट मी कॉल दिस लूप एज A, B, C एंड D। एग्जामिनर हमसे कहता है राइट डाउन एन इक्वेशन फॉर द लूप ऑफ A, B, C, D, A। राइट डाउन द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन फॉर द लूप A, B, C, D, A। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, आप आइडेंटिफाई करें कि करंट has to flow in this direction because E1 appears to be bigger than E2. Now, you consider E1 bigger. आप करंट फ्लो की एक डायरेक्शन अज्यूम कर लें, जैसा कि मैंने यहां पर किया है। जो सारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स मतलब जिन्होंने वोल्टेजेस इस्तेमाल करने हैं, उन सब के वोल्टेजेस आप इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, और जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जिन्होंने ईएमएफ प्रोड्यूस करना है उनके ईएमएफ्स आप राइट साइड पे लिख लें। अब आइडेंटिफाई करें जी इस लूप के अंदर कितने रेजिस्टर्स मौजूद हैं, कितने कंज्यूमर्स मौजूद हैं। एक R2 है, एक R1 है। क्योंकि एक सिंगल लूप है, इसमें हर जगह करंट एक जितना ही फ्लो करेगा आए। तो कंज्यूमर्स वाली साइड पे मैं वोल्टेज ऑफ द सेकंड रेजिस्टर लिखता हूँ और वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर लिखता हूँ। इसके अलावा तो और कोई कंज्यूमर नहीं है मेरे पास। कंज्यूमर मतलब ऐसी डिवाइसेस जो वोल्टेज को इस्तेमाल करें। प्रोड्यूसर्स वाली साइड पे अब देखें हमारे पास कितनी बैटरीज मौजूद हैं, दो, एक E1 और एक E2। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निकलिटी आ जाती है, वो ये कि आप देखें जो E1 करंट को फ्लो करवाएगी वो इस वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, ये बात तो ठीक नहीं है। हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, कन्वेंशनल करंट फ्लोज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। लेकिन अगर ये सेल लगा ही इस तरीके से है कि दूसरे वाले सेल के करंट को इसके पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो ये E2 ये काम करेगा कि आने वाले करंट की, ये दिस इज द इनकमिंग करंट जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, आने वाले करंट के को ऑपोजिशन फेस कराएगा। That means the incoming current is going to feel opposition from the positive terminal of this cell. तो that implies कि ये E2 E1 वाले सेल के कंपैरिजन में उल्टा लगा हुआ है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे ही देता हूँ जी। एक क्वेश्चन है इस तरह से, आपसे कहते हैं हर सेल 2-2 वोल्ट का है, बताएं टोटल वोल्टेज कितना बन जाएगा। आप देखें ये पहले तीन सेल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ करेक्टली ज्वाइंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इनके वोल्टेजेस एड अप होते हैं। दैट मींस जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल किसी सेल के पॉजिटिव से अटैच हो रहा होता है तो फिर उनके वोल्टेजेस एड अप होते हैं। लेकिन ये जो आखिरी वाला सेल है जिसको मैं यहाँ पर्पल से इंडिकेट कर रहा हूँ, आप देखें इसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले के नेगेटिव से अटैच है। दैट मींस ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो इन दिस केस जो पहले तीन सेल्स हैं इनका वोल्टेज तो 6 वोल्ट है, लेकिन जो दूसरा सेल है ना वो बाकी सेल्स के कंपैरिजन में उल्टा लगाया गया है, तो इसलिए उसका वोल्टेज नेगेटिव कंसिडर होता है। That means this cell is trying to oppose the current that is being driven by these first few cells. बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूसर्स वाली साइड पे भी मुझे E1 और E2 को ऐड ही करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि E2 E1 के फ्लो होने वाले करंट को अपोज करता है, that is why E2 is supposed to be negatively written. So the correct equation for this case becomes E1 plus the negative of E2, और राइट साइड के ऊपर मैंने यहाँ V1 प्लस V2 लिखा है। वोल्टेजेस तो कभी नेगेटिव नहीं होते क्योंकि वो हमेशा कंज्यूमर्स वाली साइड पर ही आना है उन्होंने, और वो हमेशा एड अप ही होते हैं। सिर्फ ये सेल्स की जो अटैचमेंट होती है ना ये थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर वो अटैच्ड है सर्किट में, इसका मतलब है कि दैट सेल विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, तो फिर हम उसके ईएमएफ को नेगेटिव लेते हैं।
एक बात थोड़ी सी और यहाँ इलेबोरेट कर दूं, अगर मेरे पास ये 10 वोल्ट है और ये वाला सेल जो था ये 3 वोल्ट्स का था, इसका मतलब है ये 10 - 3 जब मैं करूंगा ना, तो वो इस लूप के अंदर का रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। रिजल्टेंट वोल्टेज दैट मींस सेल E1 अपने 10 वोल्ट में से ना 3 वोल्ट इस्तेमाल करेगा टू ओवरकम द रिपल्शन ऑफ नीचे वाला सेल। That's another example of Kirchhoff's voltage law. Uh, okay. Here is a question from the past papers about the Kirchhoff's voltage law. It's a sample question, but a very classic question. मतलब इस तरह के क्वेश्चन बड़े कॉमनली आपको नजर आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब ये देखने में तो एक बड़ा अजीब सा सर्किट लग रहा है, लेकिन घबराना नहीं है। इसमें एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस करना है। अभी देखते हैं कि वो क्या। Three cells of EMF E1, E2, and E3 are connected into a circuit as shown in figure 5.1. Circuit contains resistor of resistance R1, R2, R3, R4. Current in the different parts of the circuit are I1. वो सारी description उसने हमें बताई हुई है। कहते हैं use Kirchhoff's law to state an equation relating I1, I2 and I3. I1 जो current law है, I1 के ऊपर current law apply होता है, the first law। अब उसके लिए तो हमें किसी जंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जंक्शन क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तारे मीट करती हैं। तो आप जरा आइडेंटिफाई करें यहाँ कौन कौन से जंक्शन है। क्या ये एक्स एक जंक्शन है? इज दैट अ जंक्शन? नो, इट्स नॉट अ जंक्शन। व्हाई? बिकॉज इट्स जस्ट अ बेंट वायर। यहाँ पर कोई और तार आकर मीट नहीं कर रही। इसी तरह इज जी अ जंक्शन? नो, इट्स नॉट अ जंक्शन, बिकॉज यहाँ पर एक तार है जो कि बेंट है लेकिन मीट नहीं करी कोई और तार यहाँ पर। Now just look at point W. Is W a junction? Yes, it is a junction because you see यहाँ पर ये एक तार है जो कि बेंट है, लेकिन एक और वायर आके इधर मीट कर रही है। So this is actually a junction. तो W भी एक जंक्शन है और Y भी एक जंक्शन है। अब आपको खुद इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेना है किरचॉफ्स करंट लॉ की इक्वेशन लिखने के लिए। आई विल कंसिडर W। नाउ जस्ट लुक एट द 3 वायर्स। ये जो ऊपर वाली तार जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, क्या इसमें कहीं एंड तक कोई करंट इंडिकेटेड है? यस, बताया गया है। इधर देयर इज अ करंट I3 दैट्स फ्लोइंग अपवर्ड्स। ये तार जिसको मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूं, क्या इसमें कहीं पे कोई करंट इंडिकेटेड है? यस, ये रहा I2। फिर ये वाली तार जिसको मैं पर्पल से शो कर रहा हूं, क्या इसमें कहीं शुरू से आखिर तक कोई करंट इंडिकेटेड है? यस, ये देखें ये I1 है। ऐसे नीचे की तरफ आएगा और फिर Z से W की तरफ फ्लो करेगा। नाउ कंसिडरिंग W एज द जंक्शन, कितने करंट्स उसकी तरफ फ्लो कर रहे हैं? I2 एंड I1। तो वो करंट्स जो उस जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहे हैं उनको इक्वेशन की एक साइड पे ऐड कर लें, और वो करंट जो उस जंक्शन से अवे फ्लो कर रहे हैं उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ऐड कर लें। तो इस पार्ट का आंसर हमारे पास बनेगा I2 प्लस I1 इक्वल्स टू I3, एंड दैट्स योर आंसर। आप चाहें तो इसको I2 प्लस I1 माइनस I3 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या फिर आप I3 माइनस I2 माइनस I1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। पहले मैंने ये I2 और I1 इधर ले लाकर सब्ट्रैक्ट कर लिए थे, दूसरे केस में ये किया है। और पहले केस में ये किया था कि I3 को यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लिया था। इट डजंट मैटर, ऑल ऑफ देम दे आर कंसिडर्ड द सेम आंसर्स। नाउ for this part here, E1, E2, E1, E3, R1, R3, R4, I1 and I3 in the loop W, X, Y, Z, W। जरा ऊपर जाके देखते हैं कौन से वाले लूप की बात कर रहा है। W, X, Y, Z, W, ये सिर्फ इस आउटर लूप की बात कर रहा है। इसको मैं यहाँ ब्लू से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इस लूप की इक्वेशन लिखने को कह रहा है। जिस लूप की इक्वेशन लिखते हैं ना,
सिर्फ उस लूप में जो जो कंपोनेंट सारे होते हैं ना, वो इक्वेशन के अंदर शामिल होते हैं। ये जो बीच वाला जो आपको एक 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 ब्रांच नजर आ रही है ना, दिस इज राइट नाउ गोइंग टू बी इग्नोर्ड। हमने इस ब्रांच को कंसिडर नहीं करना इक्वेशन लिखते हुए, बिकॉज इस ब्रांच का तो हमें जिक्र ही नहीं है उसके अंदर जो हमें डिस्क्राइब किया गया है, WX, YZ, W। अब W कहाँ मौजूद है जी? ये रहा WX, YZ, W। अब इस एक लूप के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं देखिएगा। मैं बस वही लूप दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ख्याल ये कर रहा हूँ कि ना कोई बैटरी उल्टी ना लगा दूं। रेजिस्टर्स तो उल्टे नहीं होते, लेकिन बैटरी उल्टी हो सकती है। अब इस लूप के अंदर मेरे पास सिर्फ तीन ईएमएफ, सॉरी, दो ईएमएफ्स हैं। एक E1 है और एक E3 है। एंड दिस इज द पॉइंट W, दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। और करंट्स की कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, हमें उन नंबर्स को भी अवॉइड नहीं करना। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दिस। वेरी इजी। कंज्यूमर्स एक साइड पे और प्रोड्यूसर्स दूसरी साइड पे। इस लूप के अंदर कितने कंज्यूमर्स हैं? इस लूप के अंदर तीन कंज्यूमर्स हैं, एक है R3, एक है R4, एक है R1। आइडेंटिफाई करें, ये जो I3 आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये इस W से लेके X तक की ब्रांच में है। I3 is present from W till X। तो कंज्यूमर वोल्टेज ऑफ R3 प्लस वोल्टेज ऑफ R4 प्लस वोल्टेज ऑफ R1। प्रोड्यूसर वाली साइड पे भी आते हैं। जरा V इक्वल टू IR यूज करके ना, वोल्टेज इन द थर्ड रेजिस्टर की जगह मैं लिखता हूँ I3 इंटू R3। क्योंकि आप देखें जिस रास्ते में ये R3 लगा हुआ है, उस रास्ते में सिर्फ I3 मौजूद है। अब वही I3 फ्लो करके ना इस R4 में से भी गुजरता है। तो प्लस I3 इंटू R4 प्लस, क्योंकि R4 के लिए ना अलग से कोई करंट उसने इंडिकेट नहीं किया था, इसीलिए हम यही अज्यूम करें कि जितना पीछे से I3 आ रहा है वो सारा इस R4 में फ्लो करेगा। अब बस इस R1 को देखें जी। R1, R1 के लिए उसने अलग से करंट I1 इंडिकेट किया हुआ है। तो वोल्टेज ऑफ R1 इज गोइंग टू बी I1 इंटू R1। दिस इज द करेक्ट हाफ ऑफ द इक्वेशन। नाउ वील लुक एट द प्रोड्यूसर्स। इस लूप के अंदर कितने प्रोड्यूसर्स हैं? एक E3 है, एक E1 है। इमेजिन करें अगर ये रेजिस्टर्स ना होते तो ये इस वाले E3 का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह जाकर इस वाले E1 के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता। आपको याद पड़ता है कि जब एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से अटैच होता है तो उनके ईएमएफ्स एड अप होते हैं सिंपली। अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको। सारे सेल 2-2 वोल्ट के हैं, लेकिन जिसका पॉजिटिव नेगेटिव अटैच्ड है वो मिला के 6 वोल्ट बनाता है, और जो इसका उल्टा लगा हुआ है वो -2 वोल्ट कंट्रीब्यूट करता है। दैट मीन्स जो 6 वोल्ट थे उनमें से दो ये इस्तेमाल करेगा रिपल्शन की वजह से। लेकिन इस केस में तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई थ्री का पॉजिटिव E1 के नेगेटिव से अटैच्ड है। इसका मतलब है इनके ईएमएफ्स तो एड अप ही हो जाने चाहिए, E3 plus E1, and that, my dear, should be the equation for this particular loop. So E3 plus E1 equal to I3R3 plus I3R4 plus I1R1. That should be the correct answer for this loop. Now, last thing for this video here. अगली लूप में उसने हमें कहा है YZWY। अब ये जो गंद मैंने मचाया, जरा इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और अब देखते हैं हमें कौन सी लूप की बात कही जा रही है। YZWY बस इतनी सी लूप की बात कर रहे हैं जी। तो जो बाकी पार्ट है लूप का, सर्किट का, इसको आप इग्नोर करें। सर्किट एक दफा फिर से बना लेता हूं मैं। ये है E2, यहाँ पर पॉइंट Y है। E2 से आगे हमारे पास एक रेजिस्टर अटैच्ड है R2।
ओके, दैट्स हाउ द सर्किट गोज। ये वाला पॉइंट यहाँ y में बना लेता हूँ, एंड जस्ट रिकंस्ट्रक्ट दिस समथिंग लाइक दिस। ये था E2, ये है R2, ये है R1, ये है E1, ये है पॉइंट Z, ये है पॉइंट W। हमें कहा जा रहा है YZWY। तो इमेजिन करें यू आर प्रेजेंट ऑन दिस पॉइंट Y एंड यू आर ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। हमारे रास्ते में एक R1 आता है और हमें बताया गया है कि इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, और R2 से बाहर I2 निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। ओके, अब जब Y से Z की तरफ फ्लो करते हैं तो उसमें हमारे पास एक रेजिस्टर भी आता है और एक EMF भी आता है। ओके, ये हमारे फ्लो की डायरेक्शन है, तो हम अपने फ्लो की डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट करंट अज्यूम करते हैं। दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन इन विच यू शुड बी फ्लोइंग, मूविंग। एक तरफ हम रखते हैं कंज्यूमर्स को और एक तरफ हम रखते हैं प्रोड्यूसर्स को। कंज्यूमर वाली साइड पे आना चाहिए वोल्टेज ऑफ R1 प्लस वोल्टेज ऑफ R2। अब R1 में से कितना करंट गुजर रहा है? दैट इज I1 इंटू R1, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वोल्टेज आ जाता है। फिर इसके साथ ऐड करते हैं VR2, लेकिन यहाँ पर ना एक टेक्निकलिटी है। ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूँ हमारे फ्लो की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमें लूप को कंसिडर करना है। लेकिन आप नोटिस करें कि यहाँ पर जो I2 दिखाया जा रहा है वो हमारे करंट फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट अटैच्ड है, ऑपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो I2 है ना, इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो करंट फ्लो की डायरेक्शन जो हमारे लूप के हिसाब से बनती है, YZWY, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ये I2 उसको अपोज कर रहा है। तो इसलिए इस करंट को मैंने नेगेटिव I2 लिखा है इंटू R2। अब प्रोड्यूसर वाली साइड पे देखते हैं, हमारे पास दो EMFs हैं, एक है E1, दूसरा है E2। E1 प्लस द नेगेटिव ऑफ E2 लिखा जाएगा, वो इसलिए क्योंकि आप देखें E1 का पॉजिटिव टर्मिनल इट गोज ऑन एंड गेट्स अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2। E2 के पॉजिटिव टर्मिनल हमारे E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज E2 इज गोइंग टू कॉज रिपल्शन टू E1। इसीलिए E2 का वोल्टेज नेगेटिव EMF नेगेटिव रखा जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी लूप में जिसमें हमने फ्लो करना है, जिसमें हमारा रिजल्टेंट करंट है, जो मैंने यहाँ ग्रीन से दिखाया है YZWY, उस रास्ते को अगर कोई करंट भी अपोज करेगा, जैसे यहाँ I2 कर रहा था, उसको नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। और अगर उस रास्ते के अंदर कोई सेल ऐसा लगा है जो उस रास्ते को अपोज करे, जैसे अगर ग्रीन वाले एरो हमारा रिजल्टेंट करंट है ना, अगर ये ऐसे फ्लो करता हुआ जाए तो वो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से फ्लो करेगा, विच इज नॉट राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करने का मतलब है कि ये E2 उस करंट की ऑपोजिशन करेगा, इसलिए E2 शुड बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव E1 minus E2, and that is going to be your equation I1 R1 minus I2 R2 equals to E1 minus E2, and that is your equation for the Kirchhoff's voltage law। अपनी डिस्कशन हम आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लें यहाँ पर, और नीचे मैंने इसकी मार्किंग स्कीम भी इंक्लूड किया है, आप पॉज करके आंसर्स वेरीफाई भी कर सकते हैं जी। Thank you very much for joining me here. See you in our next class, hopefully. Allah Hafiz.